हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन कक्षा। आज की क्लास में हम टीडीएस के बारे में जानेंगे, जैसे कि टीडीएस क्या होता है, टीडीएस क्यों काटा जाता है, टीडीएस कहाँ काटा जाता है। इन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए मैंने एक पीडीएफ शीट तैयार की है, जो कि आपको कोर्स के पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस की जो फुल फॉर्म होती है वो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी सोर्स का मतलब होता है स्रोत। तो स्रोत पर जो टैक्स की कटौती की जाती है उसे ही क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। स्रोत में जैसे इनकम हो गया, और इनकम के अलावा इंश्योरेंस हो गया, और ब्याज इंटरेस्ट हो गया। तो ये सभी क्या कहलाते हैं, सोर्स या स्रोत कहलाते हैं। और टीडीएस क्यों काटा जाता है, तो टीडीएस के द्वारा टैक्स चोरी को रोका जाता है, यानी टैक्स की जो चोरी होती है वो रोकने के लिए टीडीएस को काटते हैं। टीडीएस एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इसको सीधा कंपनी एम्प्लॉय का जो टीडीएस होता है वो काट के सीधे किसको देती है, गवर्नमेंट को पे करती है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत लिया गया। जीएसटी आपने पढ़ा होगा, तो जीएसटी एक क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था, यानी उसको सीधे गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। इसमें क्या होता है, सीधे जितना भाग होता है टीडीएस का उसे काट कर कंपनी सीधे किसको दे देती है, गवर्नमेंट को आगे पे कर देती है, इसलिए ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। इसकी फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर की गई टैक्स की कटौती को अपन क्या कहते हैं, टीडीएस कहते हैं। जिस व्यक्ति का टीडीएस काटा जाता है उसके पास में क्या पैन नंबर होना आवश्यक है, यानी पैन नंबर का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट नंबर, यानी उस व्यक्ति का पर्सनल अकाउंट नंबर होना चाहिए। इसका मतलब उसके पास पैन नंबर होना चाहिए जिसका टीडीएस काटा जाता है। और जो कंपनी टीडीएस काटती है उसके पास पैन नंबर होना जरूरी है, अन्यथा व्यक्ति की आय या इनकम होती है उसका 20% टैक्स कटेगा टीडीएस, यानी विदाउट पैन। यदि उसके पास पैन नहीं है तो उसका टीडीएस कितना काटा जाएगा, 20% टीडीएस काटा जाएगा। टीडीएस की कटौती कटौती में दो पक्ष होते हैं। दो पक्ष का मतलब एक होता है टीडीएस डिडक्टर और एक होता है टीडीएस डिडक्टी। डिडक्टर का मतलब होता है कि वो व्यक्ति या वो संस्था जो पेमेंट करती है और उस पेमेंट का थोड़ा सा भाग काट कर गवर्नमेंट को दे देती है, तो वो होता है डिडक्टर। और डिडक्टी का मतलब जिसको पेमेंट दिया जाता है या फिर जिसका पेमेंट का टीडीएस करता है और वो आगे गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो जो गवर्नमेंट को देता है वो तो डिडक्टर कहलाता है। और डिडक्टी का मतलब जिसका पेमेंट कटता है, यानी जिसका पेमेंट या फिर जिसका टीडीएस कटता है वो तो डिडक्टी कहलाएगा। और डिडक्टर का मतलब हो जाएगा जो पेमेंट काटता है। नीचे देखो, डिडक्टर का मतलब होता है जिस संस्था या फर्म कंपनी द्वारा टीडीएस वसूला जाता है या टीडीएस काटा जाता है वह डिडक्टर कहलाता है, तथा उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह टीडीएस को सरकार के पास जमा करे। यानी जो टीडीएस सरकार के पास जमा करती है जो कंपनी या संस्था, उसे अपन डिडक्टर बोलते हैं। और जिसका टीडीएस करता, जो व्यक्ति टीडीएस की कटौती के पश्चात भुगतान प्राप्त करता है, यानी पेमेंट प्राप्त करता है और उसका उसमें पहले से ही टीडीएस कट जाता है, इसलिए इसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, तो वो कहलाएगा डिडक्टी। डिडक्टी व्यक्ति डिडक्टर से 26 फॉर्म प्राप्त करता है। 26 फॉर्म क्या होता है, ये डिडक्टर देता है किसको, डिडक्टी को डिडक्टर देता है ये फॉर्म। और इस फॉर्म में क्या होता है, पैन नंबर होता है, उस डिडक्टी का पैन नंबर होता है। उसके अलावा उसमें टीडीएस में जितनी राशि की कटौती की जाती है उस राशि का अमाउंट इसमें लिखा रहता है। मान लो एबीसी एक कंपनी है जिसमें एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो कॉन्ट्रैक्टर का कार्य करता है, यानी इस एबीसी कंपनी में एक्स नाम का कोई व्यक्ति है जो कि इसमें काम करता है। तो इसमें देखो, एबीसी कंपनी द्वारा एक्स से वसूली गई राशि क्या कहलाएगी, टीडीएस कहलाएगी। यानी एक्स की जो पेमेंट बनता है वहां पे जो सैलरी होती है एक्स की, उसमें से थोड़ा सा भाग उसमें से काटते हैं, उससे क्या बोलते हैं, टीडीएस बोलते हैं। एबीसी कंपनी वहां पे क्या हो जाएगी, जो टीडीएस काटती है तो वो हो जाएगी डिडक्टर, यानी ये क्या करेगी, ये टीडीएस काटेगी। उसके बाद में एक्स व्यक्ति क्या कहलाएगा, एक्स व्यक्ति डिडक्टी कहलाएगा जिसका टीडीएस करता है, यानी जिसका टीडीएस करता है वो क्या कहलाएगा, वो
डिडक्टी कहलाएगा। सरकार के पास टीडीएस जमा करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? यहाँ जिम्मेदारी एक्स की नहीं होगी, यहाँ जिम्मेदारी होगी एबीसी कंपनी की। एबीसी कंपनी क्यों क्यों जिम्मेदारी होगी? क्योंकि एक्स से पेमेंट उन्होंने पहले ही काट लिया है, वो पेमेंट आगे सीधा किसको करेगी? पे करेगी गवर्नमेंट को। उसके बाद एबीसी कंपनी द्वारा 26AS फॉर्म किसको दिया जाएगा? तो वो फॉर्म दिया जाएगा एक्स व्यक्ति को दिया जाएगा। उसके बाद में अगला है टीडीएस, यानी टेली प्राइम में टीडीएस को एक्टिवेट कैसे करते हैं, यानी उसको एक्टिव करना। तो बाय डिफॉल्ट इसमें जो टेली प्राइम में आप जैसे ही कंपनी क्रिएट करते हो तो उस समय टेली में जो टीडीएस होता है वो इनएक्टिवेट होता है, यानी एक्टिवेट नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसे टेली में टीडीएस को एक्टिवेट करना पड़ता है। उसके बाद में आगे अपन टीडीएस जितना भी टीडीएस है वो काटते हैं। तो सबसे पहले टीडीएस एक्टिवेट कौन करेगा? जो कंपनी या संस्था जो डिडक्टर है वो ही क्या करेगी? टीडीएस को एक्टिवेट करेगी और उसमें टीडीएस की कटौती करेगी। तो एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में आपको F11 की प्रेस करनी है। F11 की के बाद में ये टीडीएस एक टैक्स है, तो उसमें आपको टैक्सेशन में जाना है। टैक्सेशन में जाने के बाद में आपको वहां पे जो टीडीएस का ऑप्शन मिलता है उस टीडीएस के ऑप्शन में आपको सेटअप करना है। तो इसमें इस पीडीएफ में आपको उसके बारे में डिटेल्स में बताया गया। जैसे सबसे पहले जो F11 आप प्रेस करोगे गेटवे ऑफ टैली के F11 में स्टेशनरी या फिर टैक्सेशन में आपको सबसे पहले इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस को इनेबल होता है, उसके ऊपर यस क्लिक करना है। उसके बाद में अगला जो आपके सामने ऑप्शन रहेगा वो सेट अल्टर या टीडीएस डिटेल, जिसमें आपको यस करने के पश्चात न्यू यानी नई विंडो ओपन होगी। नई विंडो में सेट अल्टर टीडीएस डिटेल ऑप्शन को यस करने के पश्चात कंपनी टीडीएस डिटेक्टेड डिटेल की विंडो में हमें कंपनी की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फिल करना है। यानी इसके बाद में जो भी विंडो ओपन होगी उसमें अपने को उस कंपनी यानी डिडक्टर की जो डिटेल्स होती है वो आपको इसमें फिल करनी है। तो सबसे पहले जो टैक्स काटता है यानी डिडक्टर के पास में होता है 10 नंबर और डिडक्टी के पास में होता है पैन नंबर। उसी प्रकार जो डिडक्टर होता है वो 10 नंबर 10 रजिस्टर नंबर, यहाँ सबसे पहले कंपनी का जो 10 रजिस्टर नंबर है वो फिल करना है। 10 का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट कलेक्शन अकाउंट नंबर, ये 10 नंबर की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। हमें यहाँ पर कंपनी का 10 नंबर भरना है जो कि टीडीएस कटौती के लिए प्राप्त होता है। यानी जिसका 10 नंबर होगा वो डिडक्टर कहलाएगा और जिसका पैन नंबर होगा वो क्या कहलाएगा? वो डिडक्टी कहलाएगा। उसके नीचे अगला ऑप्शन होगा डिडक्टर टाइप। डिडक्टर टाइप में हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से एक इंडिविजुअल यानी एक होता है व्यक्तिगत जिसे बोलते हैं इंडिविजुअल, और दूसरा होता है कंपनी यानी संस्था। तो यदि डिडक्टर कोई पर्सनल व्यक्ति है तो वहां आपको इंडिविजुअल, और यदि वो डिडक्टर कोई कंपनी है तो वहां आपको कंपनी सेलेक्ट करना है। उसके बाद में अगला होता है डिडक्टर ब्रांच या डिवीजन। यहाँ पर डिडक्टर की ब्रांच यानी जिस व्यक्ति की कंपनी के द्वारा टीडीएस की कटौती की जाती है उसकी ब्रांच का नाम लिखा जाता है। यानी यदि कोई ब्रांच आपकी होती है यानी आपकी कंपनी की कोई ब्रांच है और वहां से टीडीएस काटते हैं तो वहां पे आपको डिडक्टर ब्रांच में वो कंपनी की जो ब्रांच है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है। उसके बाद में सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रेस्पॉन्सिबल, इस ऑप्शन को यस करने के पश्चात हमारे सामने पर्सन रेस्पॉन्सिबल डिटेल की विंडो ओपन होती है। इस विंडो में हम उस वकील या जो सीए होता है उसकी जानकारी भरते हैं जिसके द्वारा हमारा टीडीएस फाइल किया जाता है। यानी जो सीए होता है वो टीडीएस फाइल करता है। सीए का मतलब होता है चार्टेड अकाउंट, वो चार्टेड अकाउंट होता है जो टीडीएस की फाइल करते हैं, तो उसकी डिटेल इसमें डालनी होती है। आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। इग्नोर आईटी एग्जाम्पल लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन, इस ऑप्शन को हम नो ही रहने देते हैं। उसके बाद में एक्टिवेट टीडीएस फ्रॉम स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम के लिए एक्टिवेट करते हैं, इसको भी हम नो ही रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में टीडीएस के लिए एक आता है नेचर ऑफ पेमेंट, यानी सबसे मेन जो रोल होता है टीडीएस में वो होता है नेचर ऑफ पेमेंट का। तो अपने को सबसे पहले टीडीएस की सेटिंग कर लेने के बाद में कंपनी में टीडीएस को अलाउ कर देने के बाद में उसके बाद में अगला काम होता है वो नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट करने का होता है। जीएसटी में जैसे अपन जीएसटी के टाइप एसजीएसटी आईजीएसटी, तो उसी प्रकार इसमें क्या होता है कि
नेचर ऑफ पेमेंट होता है, टीडीएस में उसी प्रकार नेचर ऑफ पेमेंट होता है। जैसे ही नेचर ऑफ पेमेंट डालोगे, उस नेचर ऑफ पेमेंट में आपको टीडीएस की डिटेल डालनी पड़ती है, यानी टीडीएस की रेट डालनी पड़ती है, यानी कितने % टीडीएस कटेगा वो अपन किस में डालते हैं, नेचर ऑफ पेमेंट में डालते हैं। तो नेचर ऑफ पेमेंट कहाँ मिलेगा, तो आपको गेटवे ऑफ टैली में अकाउंटिंग इन्फो में जाना है, उसके बाद में अकाउंटिंग इन्फो में स्टेटरी इन्फो या टैक्सेशन इन्फो में, जिसके बाद टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट को आप पेमेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, उसमें क्रिएट का ऑप्शन होगा, वहां से आप पेमेंट या टीडीएस क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले उसमें भी अलग अलग सेक्शन होंगे, जैसे नेम होगा तो नेम में यहाँ आपको लेजर का नाम लिखना है। लेजर का मतलब जिस लेजर पर आपको टीडीएस काटना है या फिर जिस नाम से आपको नेचर ऑफ पेमेंट बनाना है, उस नाम वहां पे वो नाम डालना है, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन, सेक्शन का मतलब होता है कि आपका जो नेचर ऑफ पेमेंट होता है वो किस सेक्शन में आता है। इसमें क्या होती है, एक लिस्ट होती है जो कि मैं आपको नीचे अवेलेबल करवा दूंगा। ये गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई लिस्ट है, जिसमें अलग अलग प्रकार के टीडीएसओ का अलग अलग सेक्शन होता है। तो वो वहां से आप सेक्शन देकर और इस सेक्शन के हिसाब से आप कटौती करोगे, ठीक है, टीडीएस की, तो वो आपको नीचे मिल जाएगी। उसी के हिसाब से, उस सेक्शन के हिसाब से आपको वहां रेट अवेलेबल होती है। उसके बाद में पेमेंट कोड, यानी यहाँ पे टीडीएस का पेमेंट कोड अलग अलग सभी प्रकार के सेक्शन में अलग अलग होता है, यानी सभी प्रकार के नेचर ऑफ पेमेंट में या फिर सभी प्रकार के टीडीएस टाइप में पेमेंट कोड अलग अलग होता है। तो वो पेमेंट कोड भी आपको उस सेक्शन के आगे लिखे मिलेंगे, आपको इस पीडीएफ के नीचे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। हमें यहाँ पर पेमेंट कोड लिखना है, हम चाहे तो इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो, या फिर आप इसको उसी प्रकार रिमिटेंस कोड, इसको भी आप खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद में रेट ऑफ इंडिविजुअल या फिर विथ पेन, यदि आपके पास में पेन है, और इंडिविजुअल का मतलब व्यक्तिगत, तो आपके नेचर ऑफ पेमेंट में कितना रेट लगेगी, तो वो रेट आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप विथ पेन, यानी आपके पास में यदि वो इंडिविजुअल नहीं है, यानी व्यक्तिगत नहीं है, जैसे मान लो वो कोई कंपनी है, तो वो कंपनी की रेट होती है, वो आपको इस कॉलम में लिखनी होती है। थ्री शॉर्ट या फिर एग्जेम्पशन लिमिट, यानी लिमिट का मतलब होता है कि वो आपको वो लिमिट डालनी है कि जिसके बाद टीडीएस लगेगा। मान लो सैलरी होती है, तो वहां पे 5 लाख रुपीज होते हैं, उसके बाद में ही टीडीएस लगता है, उससे पहले टीडीएस नहीं लगता। तो वो आपको लिमिट यहाँ डालनी पड़ती है। तो इसमें क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक जो टीडीएस होता है वो 5 लाख से यदि राशि ऊपर है तो ही टीडीएस कटेगा। यदि आपकी सैलरी पर एनम 4 लाख रुपए है तो आपका वहां टीडीएस नहीं कटेगा। तो इसी प्रकार वहां पे आपको लिमिट डालनी, यदि वो लिमिट क्रॉस करेगा तो ही टीडीएस कटेगा, उसके बिना वहां पे ऑटोमेटिक टीडीएस नहीं कटेगा। तो ये जो लिस्ट है, नीचे एक लिस्ट मिलेगी आपको, जिसमें आपको सेक्शन कोड मिलेंगे, सेक्शन कोड के बाद में नेचर ऑफ पेमेंट इसका नाम मिलेगा, उसके बाद में थ्री शॉर्ट लिमिट, यानी ये लिमिट होगी, इस लिमिट को क्रॉस करेगा, उसी के बाद में आपका जो जितना भी टैक्स है वो कटेगा। यदि वो लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है तो वहां पे आपका टैक्स नहीं कटेगा। उसके बाद में टीडीएस रेट, टीडीएस रेट ये जो है वो कोविड-19 की है, ठीक है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21 तक की है, ठीक है। तो आपको मैं अभी इसके नीचे, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए नई टीडीएस लिस्ट भी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा नीचे, ठीक है। उसके बाद में सेक्शन कोड, जैसे मान लो 192 सेक्शन कोड है, तो इस सेक्शन कोड में पेमेंट ऑफ सैलरी, यानी जो सैलरी होती है उसका जो पेमेंट होता है उस पर कितना टीडीएस करता है, तो वो इसमें दर्शाया गया है 192 सेक्शन में। थ्री शॉर्ट लिमिट क्या होगी, तो एज इनकम पर स्लैब, यानी इसमें सैलरी में क्या होता है कि अलग अलग होती है, तो इसकी अपन आगे देखेंगे। इसमें एक सैलरी स्लैब आएगी, वो सैलरी स्लैब से देखेंगे, उसमें आगे रेट भी, वो भी किसमें, सैलरी स्लैब में आपको मिलेगी। उसके बाद में अगला 192A, 192A में कौन सा, पेमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ पीएफ, यानी प्रोविडेंट फंड, यानी पीएफ, पीएफ है, यदि आपका पीएफ बनता है 50,000 पर एनएम, पीए का मतलब होता है पर एनएम, यदि आपका पीएफ 50,000 पर एनएम से ज्यादा है तो वहां पे इंडिविजुअल है तो 10% कटेगा, और कंपनी है यानी अदर्स है तो वहां पर भी कितने परसेंट कटेगा, 10% टीडीएस कटेगा। उसके बाद में अगला सेक्शन कोड 193, 193 में इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, यानी सिक्योरिटी पर जो ब्याज, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, यानी सिक्योरिटी पर जो ब्याज मिलता है, उस ब्याज, यदि वो आपका ब्याज 10,000
पर एनम से अधिक है, 10,000 पीए का मतलब होता है पर एनम, यदि वो 10,000 पर एनम से ब्याज आपका सिक्योरिटी पर है वो 10,000 से अधिक है, तो वहां पे 7.5% इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत कटेंगे और 7.5% ही अदर या फिर कंपनी के लिए कटेंगे। उसके बाद में 194 डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश। अब यदि वो लाभांश पर एनम यदि 5,000 से अधिक है तो इंडिविजुअल के लिए वहां पे नहीं कटेगा और अदर्स कंपनी के लिए 7.5% टैक्स कटेगा। अगला 194A यानी सेक्शन कोड 194A में एन इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के अलावा जो ब्याज आपको मिलता है तो उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है यदि 40,000 से कम है तो वहां पे टीडीएस नहीं कटेगा, यदि 40,000 से आपकी वहां पे अधिक है पर एनम तो वहां पे इंडिविजुअल भी 7.5% टैक्स कटेगा और कंपनी के लिए भी 7.5% वहां पे आपका टैक्स कटेगा। इसी प्रकार ये पूरी की पूरी स्लैब है जिसमें सेक्शन कोड के साथ साथ पेमेंट्स के नाम दे रखे हैं और उसके बाद में उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट दे रखी है। लिमिट के आगे आपको कितना इंडिविजुअल टीडीएस कटेगा और कितना अदर्स सोर्स की यहाँ पे अदर कंपनी वगैरह के लिए कितना पेमेंट कटेगा। उसके बाद में अगली जो लिस्ट है वो इनकम टैक्स स्लैब, यानी इसमें इनकम टैक्स को अलग से अपन देखते हैं कि इनकम किस प्रकार से इनकम पर या फिर जो सैलरी होती है उस सैलरी पर किस प्रकार से टीडीएस करता वो इस स्लैब में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यदि आपकी सैलरी 0 से लेकर 2.5 लाख तक है तो वहां पर आपका टीडीएस नहीं करता, यानी 2.5 लाख की सैलरी पर टीडीएस नहीं करता। ये जो स्लैब है ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की है, ठीक है, यानी कोविड टाइम की है। तो उसके बाद में 2.5 लाख और 3 लाख के बीच में है या फिर 3 लाख और 5 लाख के बीच में आपकी पर एनम यानी वार्षिक सैलरी आपकी 2.5 लाख या 3 लाख बनती है या 3 लाख या 5 लाख यानी 5 लाख तक बनती है तो वहां 5% टीडीएस करता है, लेकिन वो टीडीएस रिबेट हो जाता, वापिस आपके अकाउंट में आ जाता अंडर सेक्शन 87A के तहत। अंडर सेक्शन 87A के तहत वो रिबेट हो जाता वापिस, यानी आपके अकाउंट में वापिस आ जाता जो 5% टीडीएस करता है। यानी तो अपन कह सकते हैं कि 5 लाख तक की सैलरी तक टीडीएस नहीं करता। उसके बाद में अगला 5 लाख और 7.5 लाख के बीच में कितने परसेंट टीडीएस करता है? 10%। इसमें टीडीएस कैसे करता? जैसे मान लो कोई इंप्लॉई है जिसकी सैलरी 6 लाख पर एनम है, ठीक है, तो उसमें 5 लाख तक टीडीएस नहीं कटेगा, तो इसमें से आप 5 लाख निकालोगे तो पीछे बचेगा 1 लाख रुपए। तो अब जो टीडीएस कटेगा वो किस अमाउंट पे कटेगा? 1 लाख रुपए पर कटेगा और वो कितने परसेंट कटेगा? तो वो 10% के हिसाब से 1 लाख पर टीडीएस कटेगा। उसी प्रकार यदि किसी मान लो सैलरी आप 7.5 और 10 के बीच में मान लो कोई भी, जैसे मान लो उसकी सैलरी 9 लाख रुपए है तो 9 लाख रुपए है तो उसमें से सीधे 5 लाख घटा लो, यानी 5 लाख पर नहीं कटेगी तो पीछे 4 लाख रुपए। अब 4 लाख में जो 10% का क्राइटेरिया है या फिर 5 लाख और 7.5 लाख के बीच में 5 और 7.5 2.5 लाख, यानी इस 2.5 लाख पर तो 10% कटेगी तो इसमें से 2.5 लाख और निकालो, यानी 2.5 लाख पर 10% के हिसाब से कटेगी और आगे 4 में से 2.5 फिर 1.5 लाख, 1,50,000, 1,50,000 पर 15% के हिसाब से यहाँ पे टीडीएस कटेगा। तो टीडीएस को अब आगे मान लो 10 लाख और 12.5 लाख के बीच में 20% टीडीएस कटेगा, 12.5 लाख और 15 लाख के बीच में 25% टीडीएस कटेगा और मोर देन 15 लाख यानी 15 लाख से यदि आप पर एनम सैलरी अधिक है तो वहां पर 30% का टीडीएस कटेगा। अब आगे मान लो कि आपकी सैलरी 14 लाख है तो 14 लाख है, इसमें से 5 लाख गए, 5 लाख तक कोई टीडीएस नहीं करता तो पीछे 9 लाख बच जाते हैं। 9 लाख में से 5 और 7.5 यानी 2.5 ये हो गए और 7.5 और 10 2.5 ये, यानी 2.5 लाख पर 10% कटेगा और इस 2.5 लाख पर 15% कटेगा। उसके बाद में 10 और 12.5 के बीच में
ढाई ढाई 5 और पीछे बचेगा 4। तो 4 ढाई ढाई 5 और 4 4 यानी उस 2.5 लाख पर आपका 20% कटेगा और 4 में से पीछे 1.5 लाख जो बचेगा उस 1.5 लाख पर 25% का टीडीएस कटता है। तो इसके लिए एक एक्सेल सीट तैयार की है जो कि मैं आपको पीडीएफ सेक्शन में अवेलेबल करवा दूंगा, जिसके द्वारा आप यहाँ जितने भी सैलरी है या फिर उसमें मंथली सैलरी आपको मिलती है, सैलरी क्या मंथली मिलती है, तो उस मंथली सैलरी को आप उसका जो टीडीएस होता है वो टीडीएस आसानी से निकाल सकते हो, या टीडीएस जो रेट होती है वो टीडीएस रेट आप वहां से आसानी से निकाल सकते हो। तो ज्यादातर इसमें अपन क्या करते हैं, पेरोल का उपयोग करते हैं। ठीक है, पेरोल, तो वो पेरोल अपन इसके आगे देखेंगे। ठीक है, पेरोल का उपयोग करते हैं टीडीएस को, यानी सैलरी सैलरी पर जो टीडीएस होती है उसको काटने के लिए पेरोल। तो इस टीडीएस के बाद में अगला जो टॉपिक होगा वो पेरोल, जिसमें अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि सैलरी को कैसे निर्धारित किया जाता है या कैसे हर मंथ सैलरी को काटा जाता, सैलरी पर टीडीएस काटा जाता, तो वो पेरोल के द्वारा देखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए आपको दे रखी ये जो एक्सेल सीट है ये आपको नीचे मिल जाएगी, जिसमें टोटल इनकम मान लो 2,90,000 रुपए किसी व्यक्ति की, तो टैक्स पेबल यानी विदाउट सेस इसमें आपको 2,000 टैक्स पेमेंट करना है, और वो 2.5 लाख यानी 5 लाख से कम है, तो जो 2,000 रुपए कटे हैं वो आपका क्या अंडर सेक्शन 87A के तहत वापस रिबेट हो जाता है। यानी आपको टैक्स पेबल में कितना टैक्स पे करना पड़ता है वहां, यानी आपको वहां पे टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता। उसके बाद यदि आपकी सैलरी 3,90,000 रुपए बताई है, यानी 3,90,000 रुपए, तो वहां आपका टैक्स बनता है टीडीएस 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से 7% टीडीएस बनता है, और वो 7% अंडर सेक्शन 87A के तहत वापस आपके अकाउंट में रिबेट हो जाता है, इसलिए वहां पर भी आपको टीडीएस का यानी टैक्स का पेमेंट नहीं करना होता है। उसके बाद में यदि 490 ये भी क्या है 5 लाख से कम है, तो वहां पे 12% टीडीएस बनता है, 12% कटेगा और 12% ही आपके अकाउंट में रिबेट हो जाएगा, तो वहां पर भी आपको टीडीएस नहीं लगेगा। जैसे 12.5 लाख, तो 12.5 लाख में आपका 5% भी लगेगा और 10% भी लगेगा, 15% भी लगेगा और 20% भी लगेगा, यानी 2.5 लाख पर 5% लगेगा, 2.5 लाख पर 10% लगेगा और 2.5 लाख पर 15% लगेगा और 2.5 लाख पर 20% लगेगा और 5 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो टोटल जो टैक्स होगा वो अमाउंट होगा 1,25,000 रुपए, और उसमें कोई भी रिबेट नहीं होगा, क्योंकि वो रिबेट कब होता है, जब अमाउंट 5 लाख तक होता है तब रिबेट होता है, और ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2021 तक था। ठीक है, अभी जो लेटेस्ट है तो वो आपको हर फाइनेंशियल ईयर में आपको गूगल पर आपको या फिर किसी भी इंटरनेट पर आपको वो स्लैब का ध्यान रखना है या फिर उसे अपने हिसाब से काटना है। ठीक है, तो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये 2020-21 का है। ठीक है, उसके बाद में टोटल आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो 1,25,000 रुपए देने पड़ेंगे। उसके बाद में ये जो आपको दिख रही है ये स्लैब दिख रही है, इसमें सैलरी पर मंथ, मान लो इसकी सैलरी इसमें दर्शाई हुई है 10,000 पर मंथ। ठीक है, तो 10,000 पर मंथ है तो सैलरी पर एनम हो जाएगी, वो हो जाएगी 1,20,000 रुपए। तो इसमें अलग अलग दे रखी है कि 1,20,000 रुपए है, तो इसमें टोटल टैक्स पर एनम कितना लगेगा, यानी टोटल टैक्स 1,25,000 रुपए लगेगा। टोटल टैक्स पर मंथ कितना लगेगा, तो वो 8,541 रुपए लगेगा, और टोटल टैक्स पर मंथ परसेंटेज में इस स्लैब में आपका परसेंटेज भी निकल जाएगा, जो कि आपको नेचर ऑफ पेमेंट बनाते समय वहां पे नीचे परसेंटेज का ऑप्शन, रेट परसेंटेज का ऑप्शन आएगा, वहां पर ये परसेंटेज आपको डालने हैं। ठीक है, तो वो परसेंटेज 8.541% आपका वहां पे लगेगा। ठीक है, उसके बाद में अगली क्लास में हम एज ए डिडक्टर, यानी आप डिडक्टर हो तो एंट्रियां कैसे करते हैं इसमें एंट्रियां देखेंगे। यदि आप एज ए डिडक्टी हो, यानी आपकी कंपनी या संस्था एज ए डिडक्टी है, या फिर आप पर्सनल हो और आपके पास में पैन नंबर है और आप किसी कंपनी या एम्प्लॉय के रूप में काम करते हो, तो वहां पे टीडीएस कैसे करता है इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।